हेलो एवरीवन। पॉलिटी की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। देखो, इसमें हम सेवेंथ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेवेंथ चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें जो दी गई हैं वो इलेबरेटली दी हैं, ताकि लोग सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली क्यूरी दे सकें। क्योंकि क्या होता है, पिटीशन के थ्रू जाते जाते सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट पिटीशन की पावर देता है। डायरेक्टली क्या है, सिटीजन मूव कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फंडामेंटल राइट के केस में, कि किस तरह से फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स किया जाएगा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ फंडामेंटल राइट्स केवल सिटीजन्स तक सीमित हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स और जो फॉरेनर्स हैं उनको तक जाते हैं, जबकि एनिमी एलियंस को ये अलाउ नहीं है। मतलब उनको एक्सेप्शन है, कुछ चीज़ों में अलाउ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए एनिमी एलियन क्या होता है। एनिमी एलियन वो कंट्रीज होती हैं जिसकी इंडिया से कभी वॉर हुई है, या फिर कुछ ऐसे सोर रिलेशन रहे हैं जिसकी वजह से इंडिया ने उसको एनिमी एलियन करार दिया। मोस्टली क्या होता है, वॉर के केस में किसी भी कंट्री को एनिमी एलियन कहा जाता है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल इंडियन सिटीजन्स को हैं। वो कौन कौन से हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं: 15, 16, 19, 29, 30। 29 नहीं दिया है इसमें, मतलब टोटल 4 है, 5 है: 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये ओनली सिटीजन्स को हैं। अब किस तरह से है, आप एग्जांपल देख लो। पहला जो आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल 15 जो है, वो फंडामेंटल राइट है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। कैसे? ये कहता है कि आप रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसमें एक्सेप्शन देखेंगे जब हम आर्टिकल 15 को इलेबोरेटली पढ़ेंगे। अभी इसके बाद हम आर्टिकल 15 को इलेबोरेटली पढ़ेंगे। तो कहता है ओनली ऑन, मतलब रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। मगर रेजिडेंस इसमें यूज नहीं हुआ है। तो रेजिडेंस के बेस पर क्या करती है पार्लियामेंट, कुछ जॉब्स कुछ स्टेट के लोगों को अलाउ करती है, मतलब वहीं के स्टेट के लोग लग सकते हैं। तो आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है कि आपको रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आपसे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग सिटीजन्स बेस्ड ऑन दीज ग्राउंड। वही बात आ गई कि स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल क्या है, ए फॉरेनर कैन नॉट क्लेम डिस्क्रिमिनेशन इफ नॉट गिवन ए गवर्नमेंट सब्सिडी रिजर्व्ड फॉर इंडियन सिटीजन। क्या होता है, कुछ सब्सिडीज जो होती हैं वो इंडियन सिटीजन्स को दी जाती हैं। सब्सिडीज जैसे क्या हो गई, कहीं जॉब हो गई, कहीं पर पॉलिटिकल मैटर हो गया। तो इस केस में क्या है, इंडियंस को प्रेफरेंस दी जाती है। सब्सिडी में आप ये भी कर सकते हो, जो आपको बिजनेस में सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किस किस ग्राउंड पर, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट, जो केवल ओनली सिटीजन्स के लिए अप्लाई है, फॉरेनर्स को बेनिफिट नहीं मिलता है। इसमें क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की बात करता है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं और जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, मतलब वही सेम बात हो गई। उसमें इंडियन सिटीजन्स को क्या किया जा सकता है, फेवर किया जा सकता है, ठीक है। तो यूएस सिटीजन नहीं डिमांड कर सकते यूपीएससी में अपना एग्जाम देने के लिए और उसमें रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि फॉरेनर्स को यूपीएससी देना अलाउ नहीं है, ये इंडियंस लोग ही दे सकते हैं। तो इस तरह की जो राइट्स हैं, जो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में,
उस वो केवल इंडियंस को ही अलाउ है, फॉरेनर्स को वो उसमें छूट नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जाती है। आर्टिकल 19 में 6 तरह की फ्रीडम आती है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, आप असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं मिलकर, मूवमेंट कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, और रेजिडेंस आपका कहीं भी हो सकता है इंडिया में, और कोई भी प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, नेशन को इंटीग्रेट करने के लिए और उसकी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इंडियंस को ही ये राइट्स अलाउ किए जाते हैं। कोई टूरिस्ट को अलाउ नहीं किया गया है, कोई फॉरेनर्स आता है वो इस एक्ट के अंदर में या इस आर्टिकल के अंदर में उसको ये राइट्स नहीं मिलेंगे। तो ये आपको बेसिक चीज है जो पता ही होना चाहिए। मैंने क्या बताया कि किस तरह से 6 जो फ्रीडम्स हैं आर्टिकल 19 में, स्पीच और एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन की बात करती हैं। ये नेशन को इंटीग्रेट करने के लिए केवल इंडियन सिटीजन्स तक लिमिटेड है। फॉरेनर्स को किसी तरह का राइट्स नहीं दिया जाता। जैसे आप एग्जांपल देख लो, फॉरेन टूरिस्ट कैन नॉट क्लेम अ राइट टू फ्रीली असेंबल फॉर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट इन इंडिया अंडर आर्टिकल 19। अंडर आर्टिकल 19 के अंदर आप पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, फॉरेनर्स को कहा गई है, जबकि इंडियन प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उनको लीगलिटी है, ये अलाउ करता है फंडामेंटल राइट कि आपको सिस्टमेटिक वे में फ्रीडम प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 30 की बात की गई है। अब क्या है इसमें, माइनॉरिटीज, सबसे बड़ी चीज माइनॉरिटी जो है आर्टिकल 29 और 30 में डिफाइन नहीं किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिकल 29 और 30 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें डिफाइन नहीं किया गया है कि माइनॉरिटी कौन होते हैं। तो अगर मान लो ये हमारा इंडिया है और इसके अंदर साउथर्न स्टेट्स में जो है बहुत सारे हिंदी मीडियम के लोग रह रहे हैं, मतलब हिंदी माध्यम के, तो वो एक तरह की उस एरिया के लिए माइनॉरिटी हो गई। तो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हुई। रिलीजियस माइनॉरिटी क्या हो गई, साउथ इंडिया में बहुत सारे हिंदू हैं, मुस्लिम रह रहे हैं, तो रिलीजियस माइनॉरिटी हो गई। बहुत सारे मुस्लिम हैं किसी एरिया में, तो वहाँ हिंदू हैं, तो वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो गई। तो इस तरह की चीजें जो है, माइनॉरिटी जो है अपने एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज कर सकते हैं, ये केवल इंडियंस को ही अलाउ है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको पता ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 29 और 30 किस तरह से केवल इंडियन सिटीजन्स को अलाउ किए गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। किसी को ये कंफ्यूजन है कि हम इलेबोरेटली इन आर्टिकल्स को नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल गलत। इन सारे आर्टिकल को इलेबोरेटली पढ़ेंगे। अभी कंपैरिजन चल रहा है, फीचर्स चल रहे हैं, उसके बाद सारी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात आ जाती है, कुछ ऐसे राइट जो इंडियन सिटीजन्स को तो है ही हैं, फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, एक्सेप्ट एनिमी एलियन। एनिमी एलियंस मैंने बता दिया कौन होते हैं, जिनके साथ कभी हमारी वॉर हुई होती है, तो उन्हें एनिमी एलियन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये इंग्लैंड से आया। ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की जा रही है। अब एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया, एवरी पर्सन, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर्स हो, उसको इक्वल है वो कोर्ट के सामने। मतलब अगर आपने कोई क्राइम किया है, आपसे कोई गलती हुई है, तो आप जो है, फॉरेनर्स ने अगर कोई मर्डर किया और ये इंडियंस ने मर्डर किया, तो दोनों ही कोर्ट के सामने क्या है, इक्वल है। आप चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं, आप जो है इक्वल है। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो ये जताता है कि आप अगर अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं तो ऐसा नहीं है आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगी, जबकि जो लो बैकग्राउंड से आया है, जिसकी एजुकेशन लेवल लो है, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। मे बी उसकी एजुकेशन लो है, तो इस वजह से उन्होंने ये गलत काम किया है, उसे छोड़ा जा सकता है। जबकि आप अच्छे बैकग्राउंड से आए तो आपने ये काम किया, आपने तो एजुकेशन ली है। तो इस तरह की चीजें जो है वो बात की जाती है। इसमें क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो फॉरेन डिप्लोमेट्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए फॉरेनर्स, तो वहां की कोर्ट ही उन्हें देखती है। तो इस तरह के फीचर जो है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कन्विक्शन
फॉर ऑफेंसेस, मतलब कोई ऑफेंस किया है आपने, उसके रिस्पेक्ट में किस तरह के राइट होंगे। जैसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात होती है, इसमें 3 राइट होते हैं। जैसे आपको किसी में कोई सजा मिल सक चुकी है तो दोबारा सजा नहीं मिलेगी। ये सब इलेबोरेटली हम डिस्कस करेंगे, मगर आपको यहाँ ये याद रखना है, यहाँ बात की है कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर कोई आपने गुनाह किया है तो उसका कन्विक्शन किस तरह से होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बताया एक्सप्लेनेशन में, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट अंडर द लॉ फोर्स, नो वन शैल बी ट्राई ट्वाइस और पनिश्ड रिट्रोस्पेक्टली। किसी को भी 2 बार ट्राई नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने बताया था, कोई टैक्स लॉ आया है, उस टैक्स लॉ में क्या है, पहले तो सजा नहीं थी तो उसको छोड़ दिया गया, बाद को वो टैक्स लॉ आया, वो सजा कह रहा है तो गलत हो जाएगा, उसको सजा नहीं मिलेगी। तो ये चीजें आपको आर्टिकल 20 की पता होना चाहिए। आर्टिकल 21 तो एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। किसकी बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। मतलब आपको जीने का अधिकार है, आप कहीं भी रह सकते हैं, आपको सोने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव, किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेबलाइज बाई लॉ। जो प्रोसीजर स्टेबलाइज किया गया है लॉ के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है, मेनका गांधी केस में देखोगे आप, तो मेनका गांधी को अलाउ नहीं किया जा रहा था फॉरेन जाने के लिए। तो जब उन्हें फॉरेन जाने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो उस केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये राइट टू लाइफ का पार्ट है, इस तरह से आप किसी को भी रोक नहीं सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन जाने का अधिकार आर्टिकल 21 में आया है, जबकि आप इंडिया में ही मूव करते हैं, असेंबल होते हैं, तो ये आर्टिकल 19 में आता है। ये बेसिक चीजें होती हैं जो आपको रटना ही पड़ेंगी, और ये रटी कैसे जाएंगी, जब आप लेक्चर को कई बार सुनेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। इससे क्या होगा, लोगों तक रीच बढ़ेगी और लोग इस फ्री इनिशिएटिव का फायदा उठा सकेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल 21 की। ये बात करता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन की। अब एलिमेंट्री एजुकेशन की क्या बात करता है, हर चाइल्ड को क्या है, जो 6 से 14 साल का है और 8th क्लास तक पहुंचा है, उसको कंपलसरी एजुकेशन फ्री दी जाएगी। ये फ्री एजुकेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा फ्री दी जाएगी। अब फॉरेन चाइल्ड है, वो इंडिया में रिसाइड किए हुए हैं, तो उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी जैसे इंडियन सिटीजन्स को मिलती। तो इसीलिए ये राइट्स जो हैं, दोनों फॉरेनर्स और इंडियंस को, दोनों को ये राइट्स प्रोवाइड है। नेक्स्ट जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब ये अरेस्ट और डिटेंशन को आपको समझना होगा इलेबोरेटली, तो वाइस को हमने डिस्कस भी किया है, आगे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर की ये पार्ट है। अभी ये समझाया गया कि किस तरह से फॉरेनर्स को राइट है और किस तरह से इंडियन सिटीजन को राइट है। अब डिटेंशन का केस आप समझेंगे तो डिटेंशन क्या होता है, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन के मेंबर को गिरफ्तार कर लेती है इलेक्शन से पहले, इन द नेम ऑफ सेफगार्ड, हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही तो इन्हें डिटेन कर लिया गया। डिटेन का मतलब है कि आपको एक जगह अरेस्ट कर कर रखा जाएगा और जब तक सरकार को नहीं लगेगा कि इन्हें छोड़ा जाना चाहिए और नहीं छोड़ा जाएगा। मगर कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी लिमिट 3 महीने की है। मगर अगर इससे ऊपर डिटेन किया जाता है तो हाई कोर्ट के जजेस की एक कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी रिकमेंड करेगी और वो कमेटी ही गवर्नमेंट को बताएगी कि किस तरह से आप लॉ लाइए। तो इस तरह से बात होती है डिटेंशन की। अरेस्ट के केस में क्या है, जैसे आप 24 घंटे के अंदर आपको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, रीजन बताया जाना चाहिए, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो ये जो आर्टिकल है 22, आर्टिकल बी, 21A और 20, ये सभी के लिए अलाउ है। मतलब आप फॉरेनर्स को भी सपोर्ट मिलता है इसमें और इंडियंस को भी। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। मतलब कि ह्यूमन बीइंग की आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। आपने देखा होगा फिल्मों में, कभी कभी आपने मूवी में देखा होगा कि कंटेनर में, शिप के अंदर बहुत सारी लड़कियां कैद हैं, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। इसको प्रोहिबिट किया गया, चाहे वो फॉरेनर्स हैं चाहे इंडियंस हैं, आपको ट्रैफिकिंग नहीं किया जा सकता, आपके यूज नहीं किया जा सकता, मिस यूज। और फोर्स लेबर की बात की जाती है तो किसी को भी फोर्सफुली लेबर नहीं किया जा सकता, मतलब उससे लेबर का काम नहीं लिया जा सकता, ये आपको मना है। तो ये जो राइट है ये फॉरेनर और इंडियन सिटीजन दोनों पे अप्लाई। अब
आर्टिकल 24 की बात होती है तो ये एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। अब इंडिया में क्या है, 14 साल से नीचे के लोगों को, किस बच्चों को किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट अलाउ नहीं किया गया, चाहे वो फॉरेनर है चाहे इंडियन है। अब फॉरेनर और इंडियन दोनों में से किसी को भी 14 साल से अगर वो नीचे है तो उसको क्या है, आप जो है बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। जबकि 14 साल से 18 साल तक के बच्चे डोमेस्टिक वर्क में हेल्प कर सकते हैं। ये पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में कुछ अमेंडमेंट किए थे। तो ये चीज जो राइट है ये दोनों फॉरेनर्स और इंडियंस को है। नेक्स्ट आर्टिकल 25 की बात होती है। अब आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आप कौन सा रिलीजन फॉलो करोगे, कैसे प्रोफेस करोगे, क्या प्रैक्टिस करोगे। तो ये चीजों का आपके पास राइट है। मतलब कोई फॉरेनर इंडिया में आया, अब वो नास्तिक है, अब वो कह रहा है मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, वो कह रहा है मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। तो ये जो राइट है फ्री कॉन्साइंस का, फ्री प्रोफेशन का, प्रैक्टिस का, प्रोपोगेशन का, ये सभी इंडियंस को और फॉरेनर्स दोनों को ही अलाउ है। तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 25 के बारे में। अब आर्टिकल 26 क्या बात करता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब रिलीजियस अफेयर्स को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ये दोनों ही इंडियंस भी और फॉरेनर्स भी मैनेज कर सकते हैं। क्या लिखा, ऑल पर्सन इंक्लूडिंग फॉरेन कम्युनिटी कैन मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। मतलब आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज कीजिए, मगर उसका मिसयूज मत कीजिए, ट्रैफिकिंग में यूज मत कीजिए, ड्रग्स में यूज मत कीजिए, उसमें गवर्नमेंट बैन लगाती है। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर आप मान लो किसी स्टेट में जाकर किसी रिलीजन को प्रमोट करते, प्रमोट करने का मतलब है सत्संग टाइप में, आप भाषण देते हो हमारा रिलीजन इतना अच्छा है आप अपना लीजिए, और किसी को फोर्सफुली आप प्रमोट नहीं करते हो, तो इस तरह की चीजें इंडिया में अलाउ है। आप जापान के टूरिस्ट हैं, उनको टैक्स नहीं लगाया जा सकता कि भाई आप हिंदू टेम्पल में जा रहे हैं टैक्स लगा। तो ये दो तीन चीजें बात की गई। आर्टिकल 28 क्या कहता है, आर्टिकल 28 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ये हम डिस्कस भी करेंगे इलेबोरेटली। यहां पर बात की जा रही है, जैसे मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है और वो गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। अब जो गवर्नमेंट इसे मैनेज कर रही है तो इसमें किसी भी तरह का रिलीजियस वर्शिप नहीं की जाएगी और रिलीजियन के इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। जबकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो वो दे सकते हैं। तो ये बात की गई है, फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों पर लागू होती है। तो यहाँ पर अगर देखो इन्होंने लास्ट में एनिमी एलियंस की बात की है, जो कोई इंडिया से वॉर में रहा रहता है वो इंडियन एनिमी एलियन होता है। ये क्लेम नहीं कर सकते प्रोटेक्शन 22(1) और 22(2) के अंदर। मैंने बताया ना, अरेस्ट और डिटेंशन के अंदर इनको प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। ठीक है, समरी अगर आप देखोगे तो ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया को, इंडियन सिटीजन्स को 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल जो है डायरेक्टली केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स का कोई रोल नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज। अवेलेबिलिटी क्या मतलब, एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स के लिए, और दूसरे सिटीजन और फॉरेनर्स के लिए जो राइट है वो एनिमी एलियंस को छोड़कर ये 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सब यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। तो ये हमने पॉलिटिकल लेक्चर डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर और आ रहे हैं, आप देखिए, रिवीजन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि ये नीडी सेक्शन तक पहुंच पाए। हमें कोई भीड़ इकट्ठा नहीं करना, जिनको जरूरत है हमारे चैनल को उनको ही देना। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी करीब आपको सक्सेस मिलेगी।